So we are going to start today with the third chapter of CR and VKOR's question answers. And why only question answers? Because in NCERT book or in the presentation which we have shared before with you, in that this chapter has been covered properly. Got it everyone? तो अब हम लोग इस थर्ड चैप्टर के सैम्पलिंग वाले चैप्टर के उसके ऊपर आ गए और आप लोग प्लीज इसको प्रॉपरली करें और एक एक करके आंसर दें बिकॉज अप टिल यू आर नॉट गिविंग द आंसर इट विल नॉट बी सेटिस्फाइड इनफ फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें आंसर क्या मिल रहा है. ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें आंसर आप लोगों से मिले rather than आई एम गिविंग ऑल द आंसर. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? विच मेथड सेंसस और सैंपल वुड यू प्रेफर if you are to study economic conditions of the people in your area? आप कौन सा मेथड प्रेफर करोगे, सेंसस या सैंपल, अगर आपको इकोनॉमिक कंडीशन जो कि एरिया में आपके उसके बारे में स्टडी करना है? तो देखो आंसर सामने दिख रहा है लेकिन फिर भी आई वुड लव कि कोई एक जन प्लीज अनम्यूट करके अपना आंसर दे. यस मनीष खत्री, गो फॉर इट. सर ये जो सेंसस सैंपल मेथड है सर, ये एरिया पे डिपेंड करते हैं सर. अगर सर लार्जर एरिया है तो हम सैंपल मेथड प्रेफर करेंगे क्योंकि सर ये इकोनॉमिकली अपन को सस्ता पड़ेगा और रिलायबल ज्यादा रहेगा. और अगर सर स्मॉल एरिया है तो सर अपन सेंसस मेथड अप्लाई करेंगे क्योंकि वो हाईली रिलायबल होएगा और उससे हमें एकदम सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी. वेरी गुड कि आपको डिफरेंस पता है, लेकिन देखो हमेशा ना क्वेश्चन को रीड करके आंसर करना, आप इफ एंड बट पे आंसर नहीं कर सकते. ठीक है, ये याद रखना. बिकॉज ये अच्छा लगा मुझे कि आपको दोनों के डिफरेंसेस पता हुआ है, लेकिन आंसर इफ एंड बट पे नहीं होगा. देखो क्वेश्चन क्या पूछा है? वुड यू प्रेफर इफ यू आर टू स्टडी इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल इन योर एरिया? तो आपको अपने आप को मान के चलना है और मेरा एरिया कितना बड़ा है ये सोचना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है. अब चाहे आप किसी भी एरिया की बात करो, चाहे व्यास कॉलोनी की बात करो, चाहे आप पवनपुरी की बात करो, अगर आप बीकानेर में भी बात करते हो, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप सब जगह जाके हर इंसान का एवरी वन यूनिट ऑफ दैट एरिया का आप जाके एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो या डेटा कलेक्ट कर सकते हो? बट अगेन इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू इट बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या आप क्या प्रेफर करोगे. तो ऑब्वियसली आपको सैंपल मेथड पे जाना पड़ेगा जिसके अंदर आप कोई भी एक सैंपल मेथड चूज करोगे आउट ऑफ द 5 और 6 सैंपल मेथड और उसके अकॉर्डिंग जाके आप अपना सर्वे करोगे. देखो व्हाट इज द आंसर गिवन. इफ आई वांट टू नो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल इन माय लोकेलिटी देन द मेथड दैट आई वुड चूज विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द एरिया. जो आपने कहा वेरी गुड, कितना एरिया का साइज है, लेकिन अगर आप इसको अपने हिसाब से डिफाइन करो, जैसा भी मैंने कहा आपको कि बीट व्यास कॉलोनी, बीट पवनपुरी, बीट द सिटी 5, बीट द कोर्ट गेट एरिया, the population is vast enough for you to go and take the details of and information of every person out there. So it would be better कि हम sampling करें. ठीक है, if the area to be indicated is large then I would choose the sampling method of collecting data, as this large area sample method will be more economical to use and also it will consume less time and cost. Okay, in case the area to be investigated is small, census method will be more suitable as the results based on the census method are accurate and highly reliable. It also provides extensive information regarding the diverse characteristics of the elements of the data. तो दोनों के प्रॉज एंड कॉन हमें बता दिए गए यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन का आंसर मिला. बट आई वुड प्रेफर, ये मैंने आंसर दिया है आपको, लेकिन अगर सपोज करो आपसे पूछा जाता है तो आप इसके प्रॉज एंड कॉन्स बता के फिर एक लाइन और ऐड करना दैट इफ इट इज टू स्टडी माय एरिया I will choose the sampling method and sampling method में भी कौन सा मेथड आप चूज करोगे, स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग, पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, कौन सा मेथड चूज करोगे वो भी आप बता देना अपने आंसर के अंदर. वो एरिया मैंने आपके लिए छोड़ के रखा हुआ है कि अगर आप होते तो आप कौन सा सैम्पलिंग मेथड चूज करते, इसके आंसर में आप वो एक लाइन ऐड करोगे. ठीक है एवरीवन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू ऑप्ट फॉर अ सेंसस मेथड if you are to assess performance of economic feature in your school? Give reason. आप कौन सा मेथड, क्या आप सेंसस मेथड चूज करते अगर आपको अपने इकोनॉमिक फीचर जो कि मैं हूँ उनका स्कूल के अंदर आपको उनका परफॉर्मेंस असेस करना होता? तो आप बताइए, अपने रीजन दीजिए कि क्या आप सेंसस मेथड चूज करते. हु विल लव टू आंसर दिस? मेक इट फास्ट. I won't move on after you are not answering because I need in economics everyone participate properly. Rahini, go for it. So we will definitely use census method because it is done in small area, and if you know the
assess performance of our economics teacher, so it will be easier for us to use the census method, as it will give us more accuracy and reliability towards Okay, it. fine. If I add one question with it to you all, that Vahini, as you have given me that yes, you will go with the census method for the performance of your economics teacher. But do you really think that census method will be applicable for a student? Suppose your economics teacher is also teaching class 9th and 10th and 11th, all the three classes. Now say me, would you go with the census method or would you choose a sampling method? So then I'll choose sampling method maybe, because the area have been increased. Okay, the class has been increased and the population has been Yeah. increased, right? And which kind of sampling method? I'm naming them for you. Random sampling, purposive or deliberate sampling, stratified or mixed sampling, systematic sampling, quota sampling, or convenience sampling. What do you think will be best suited to know about the performance of an economics teacher in your school? If suppose he is teaching 9th, 10th, 11th, all the three classes. So maybe quota sampling. Why quota sampling and what is the definition of quota sampling? Maybe because it in this we can means we can make different groups. So we can make a group from 9th class, from 10th class, from 11th, from 12th. So Okay. I thought it can be used. Very good. Quota sampling would be good enough. Why? Because in this method, the population is divided into different groups or classes according to different characteristics of the population. In 9th, also you can find out the characteristics of the people. Again, as we have said, people who are very studious and people who are not that studious, people who are good in sports accordingly. And then you can choose. So quota sampling will be good enough. Well done, Wiley. You can clap for yourself. That was a good answer. Thank you so much. Now, let us go with the answer which has been written. Yes, I would prefer the census method in order to assess the performance of my economics teacher. The reason behind the same is that as the area of investigation will not be large, it will be suitable to use the census method. Also, the results based on this method possess a high degree of accuracy and reliability. So, as our student, as our peer, as our friend, Vahini has said us, the answer will be correctly the same as she has said us, that it is very important that we prefer the idea of using census method as it is more suitable as this area is small, and number two, it will provide us high degree of accuracy and reliability. Now let's move to the third question, and I want you all to participate. All right, everyone, please put your hands up and go for the answer. I'm not coming inside to either slap you or do something like that. In fact, even if you are in the school, there's nothing like that which is going to happen. तो आप अपने आंसर दीजिए, उससे मेरे को पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया, and it will be great enough. Why? Because it is going to yield more interest in this subject, which is extremely important to have, as you have chosen this subject in class 11th. Now it is not like class 10th कि मेरे को पढ़ना ही है सारा. आपने चूज किया है, तो आपका वो इंटरेस्ट भी दिखना चाहिए और आपको मजा भी आना चाहिए पढ़ने में, ठीक है? If your teacher is to assess IQ level of the student in your class, आपके क्लास के अंदर IQ लेवल assess करना है आपके टीचर को. Would a sample of 10 students out of 50 would be enough to get good results? क्या 10 students का sample लिया हुआ out of 50 students good enough होगा, या फिर सारों का लेना पड़ेगा? और अगर सारों का लेना पड़ेगा ये good enough नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? Give me the answer with the reason. Yes, everyone, go for it. Who is going to answer me? Just raise your hand so that I can allow you to unmute. Yes, Karthik, go for it. Sir, no. No, and why? Give me a proper reason behind it. सर क्योंकि सर क्लास के अंदर सर अगर 50 बच्चे हैं तो सर का सबका सर IQ लेवल सेम नहीं होगा. ओके. तो सर जो आप डाटा लोगे वो सर गलत हो जाएगा. तो आपको क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? सैंपल मेथड नहीं करना चाहिए 10 स्टूडेंट्स का? नो सर. तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू?
में कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? अगर सैंपल मेथड नहीं यूज करना चाहिए तो कौन सा मेथड यूज करना चाहिए कार्तिक? census method. Yes, very good. We should use census method because it is a very small area and it has already been said कि 50 students का ही निकालना है. Then why to go for a sampling method when there are only 50 people to go and have a talk to? तो इसलिए हम लोग census method use करेंगे rather than sampling method. Well done, Karthik. The answer is no. Choosing 10 students out of 50 students will not help to assess the IQ level of all the students in the class, as it is not necessary that all the students share the same IQ level. There can be discrepancies in framing the sample. That is, it can be possible that the teacher might select the students who have the highest IQ level or may choose the students with the lowest IQ. तो ये भी हो सकता है कि हमने सैम्पलिंग मेथड में काम किया, तो जो टीचर है इसमें जो हाईएस्ट आईक्यू लेवल वाले बच्चे थे उनको चूज कर लिया, या फिर जिसके लोएस्ट आईक्यू लेवल था उसको चूज कर लिया अकॉर्डिंग टू हर प्रेफरेंस और हिज प्रेफरेंस, which will again not give us the proper result which we want. In this case, sample will not represent the whole population and the study may end up with wrong conclusion. तो अगर आप सिर्फ 10 बच्चों का लेते हो, स्टडी जो भी निकल के आएगा, जो भी आप एनालाइज करोगे और इंटरप्रेट करोगे उसके डेटा से, इसका जो कंक्लूजन आएगा वो जहां तक है गलत ही आएगा. दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि सैंपल स्टडी जो ना करके इससे सेंसस स्टडी किया जाए. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. On page number 59 of CR Jain and Vicky Ori book, which I have asked not to buy. Those who have bought it, very good. Those who have not bought it, no need to buy it, because we are discussing all the things which is important from that book, and we are sharing all the notes and all the things also. So, question: there are 10 students in your school who excel in the game of cricket. All are equally brilliant, but you are to select only 3 out of 10 for representing your school in the inter-zonal cricket tournament. How would you do it? Give details with reason. आप कैसे करोगे? 10 बच्चे हैं, सबके सब बहुत अच्छे हैं, मतलब इक्वल लेवल पे हैं, इक्वली ब्रिलियंट. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली ब्रिलियंट. बट आपको 3 ही सिलेक्ट करने हैं, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में? यस, राहुल सिंह पवार, यू कैन गो फॉर इट. गो विद द आंसर. सर, अगर वो इक्वली अच्छा है तो रैंडम सिलेक्शन ही सही रहेगा, ताकि उन्हें डिस्क्रिमिनेटरी नहीं लगे एक दूसरे के तरफ से. तो आप कैसे करोगे रैंडम सिलेक्शन? सपोज आप ही सिलेक्ट कर रहे हो और आपको 10 में से 3 निकालने हैं, तो आप रैंडम सिलेक्शन कैसे करोगे? व्हाट विल बी द मेथड ऑफ रैंडम सिलेक्शन? रैंडम सिलेक्शन पे सर, रैंडम सिलेक्शन के अंदर हमने 2-3 मेथड बताए थे आपको, लॉटरी मेथड एंड टेबल ऑफ रैंडम नंबर. तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? लॉटरी मेथड. अच्छा, लॉटरी मेथड. वेरी गुड राहुल, यस यू आर राइट, वेल डन. तो इतना तो क्लियर हो रहा है कि दोज हु हैव अटेंडेड द क्लासेस दे आर कमिंग टू नो अबाउट द आंसर वेरी इजीली. तो ये रहा आंसर. एज ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वली ब्रिलियंट इन द गेम, so we can say that all the elements of our universe are homogeneous and identical. कि मैं ये आंसर इसलिए शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ एवरीवन, कि आपको पता चल गया, मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है. लेकिन आपके अगर एग्जाम्स में आपको आंसर लिखना होगा तो कैसे फ्रेम करना है अपने आंसर को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए जो भी नोट्स मैं आपको भेज रहा हूँ वो आपके फ्रेमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आंसर को आपको कैसे फ्रेम करना है आपको पता होना चाहिए, तभी पूरे मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे. इकोनॉमिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 नहीं उठा सकते, बहुत इजीली उठा सकते हैं. जस्ट दैट कि आपकी फ्रेमिंग राइट होनी चाहिए, कहाँ पे अंडरलाइन करना है, किस चीज को पॉइंट वाइज डिटेल में बताना है, किस चीज को बिना पॉइंट वाइज डिटेल में बताना है. ये आपका अगर क्लियर होगा तो यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन इकोनॉमिक्स. आई एम सेइंग. तो प्लीज जो आंसर शेयर किए जा रहे हैं उसको नोट डाउन करिए और उसका तरीका देखिए कि कैसे आंसर लिखा जाता है. बाकी कॉन्सेप्ट आपके बहुत आसानी से क्लियर हो रहे हैं, विच आई एम हैप्पी अबाउट दैट यू ऑल आर आंसरिंग माय क्वेश्चन. In this regard, all the students deserve a fair and equal chance of being selected in the team, obviously, because all are equally brilliant. Therefore, random sampling method, lottery method, जो अभी राहुल ने बताया, being a scientific method and free from any personal bias, will be the most appropriate to use for the selection of students. अब process of selection भी देखो आंसर में लिखा हुआ है. First of all, write the name of each student and identical in terms of size, color, etc. Slips of paper, total 10 slips. मतलब एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ नहीं, कोई इधर से निकल रहा है, कोई इधर से निकल रहा है, बिकॉज बहुत इजी हो जाता है उसमें पहचानना कि भैया ये इसमें ये वाला नाम लिखा हुआ है या इसमें ये वाला नाम लिखा हुआ है, अगर आपका पेपर कटिंग गलत होगा. ठीक है, तो इसीलिए नाउ प्लेस ऑल द स्लिप्स इन अ बॉक्स और अ कंटेनर एंड शफल वेल. उसको एक बॉक्स में डालिए, उसको अच्छे से शफल करिए. आफ्टर दिस ड्रॉ 1 by 1 3 slips from the box. Students with their name on the drawn slip would be selected for the tournament. So it is the right process
Why? Because all are equally brilliant. तो हम डायरेक्टली जाके हमें चूज नहीं करना चाहिए, हम एक लॉटरी मेथड लगाएंगे और जिनका नाम आएगा वो सेलेक्टेड हो जाएंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. पेज नंबर 60 पे आपका अगला क्वेश्चन है. देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु आर क्रिकेट प्लेयर्स. 40 बच्चे हैं. यू आर टू फॉर्म अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स. आपको 11 प्लेयर का टीम बनाना है. हाउ वुड यू डू इट? वुड यू रिजॉर्ट टू रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. आप कैसे करोगे? 40 स्टूडेंट जो क्रिकेट प्लेयर थे उनमें से 11 प्लेयर की टीम बनानी है आपको. आप कैसे करोगे? आप क्या रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज करोगे? अगर हाँ तो रीजन बताइए, और अगर ना तो रीजन बताइए. यस, एनीवन प्लीज रेज योर हैंड एंड गो फॉर द आंसर. गो फॉर इट. सर अगर बेटा गो फॉर इट. अनम्यूट योरसेल्फ ऑल ओवर अगेन. रैंडम लेंगे. रैंडम लेंगे. ओके, व्हाई? ओके फाइन. क्योंकि हम 40 को तो एक साथ नहीं ले सकते ना. क्यों नहीं ले सकते बेटा 40 को एक साथ हम? क्योंकि क्रिकेट टीम तो 11 की होती है. हाँ, लेकिन आपको जो सैम्पलिंग मेथड टेक्निक यूज करना है, कौन सा सैंपल से आप चूज करोगे आपको ये बताना है 40 में से. जजमेंट सैम्पलिंग. ओके फाइन. एक आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, तो चलो मैं ना सबसे पहले मनीष खत्री ने हाथ उठाया था, तो मनीष गिव द आंसर बेटा. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द केस सिनेरियो? सर हम रैंडम सैम्पलिंग यूज नहीं कर सकते क्योंकि सर है ना, सारे एक जरूरी नहीं कि सब इक्वली ब्रिलियंट या प्ले कर रहे एक जैसा. ओके. इसलिए हम सर है ना नॉन सैम्पलिंग मेथड यूज करेंगे. वो कोई सा भी सर हो सकता है, जैसे कि कोटा सैम्पलिंग ले लो, जजमेंट, डेटा सैम्पलिंग. ओके, अकॉर्डिंग टू यू दैट इज द आंसर ऑफ इट. हाँ, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग में सबको इक्वली प्ले करना जरूरी होता है. हाँ, वेरी गुड, राइट. तो अल्टीमेटली क्यों हमने रैंडम सैम्पलिंग नहीं किया? क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो जो डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन के अंदर, वो क्या है? पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ आया था इक्वली ब्रिलियंट. सेकंड वाले क्वेश्चन में इक्वली ब्रिलियंट नहीं लिखा हुआ आया. क्या लिखा हुआ आया? देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु आर क्रिकेट प्लेयर. किस लेवल के हैं, कैसा खेलते हैं, हमें नहीं बताया है. हमें 11 प्लेयर का टीम बना के भेजना है. तो अब हम अगर रैंडम सैम्पलिंग में बना के भेजेंगे तो हो सकता है कोई प्लेयर 40 में से ऐसा भी चला जाए जिसको एक्चुअली क्रिकेट प्लेयर है लेकिन उसको इतना अच्छा खेलना नहीं आता और बहुत अच्छा प्लेयर क्रिकेट छूट जाए. इसलिए हम क्या करेंगे? We can use the random sampling technique if and only if all the students of the school are equally brilliant in the game of cricket. Otherwise, if no such information is available, non-random sampling technique can be used. As Manish has said it, the non-random sampling method used होगा. In this regard, any of the non-random sampling, namely judgment, quota, or convenient sampling technique can be used. For instance, according to the judgment sampling, based on your own opinion and judgment, any 11 students that in your opinion are the best can be selected out of the total 40 students. अब क्योंकि हमें स्कूल की तरफ से खेलने के लिए भेजना है और ये काम हम किसको देंगे? जो स्पोर्ट्स टीचर होगा हमारा, हम उसको देंगे. अब स्पोर्ट्स टीचर को तो पता होना चाहिए ना कि क्रिकेट प्लेयर जो 40 प्लेयर है उनमें से कौन से 11 बेस्ट प्लेयर है या कौन से 12 बेस्ट प्लेयर है. तो वो उनमें से चूज करके अपने जजमेंट के बेस पर भेज देगा. वाई? बिकॉज अगर आप रैंडम में चले जाओगे तो 40 में से शायद वो प्लेयर भी आ जाए जिसको खाली बैट पकड़ना आता है लेकिन अभी शॉट मारने नहीं आते. इसको अभी स्टार्ट किया जिसने क्रिकेट खेलना. दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज नहीं करके नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज किया जाए इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट सैम्पलिंग और कोटा और कन्वीनियंट सैम्पलिंग. Got it, everyone? Very good. Very good, Manish. Your answer was perfectly right. Next question is, you want to conduct a survey on the popularity of noodles among the students of different schools in your town. How would you design and choose your sample of study? Give reasons in support of your answer. Who will answer me this? And Himakshi Mathur, well tried. Last question आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी. But next time onwards भी ऐसे ही आप ट्राई करते रहिए. Most probably we are going to get some more answers from your side. Yes, Raghav Modi, I am not getting answers from your side at all. So please give me the answer of this question. आज ऐड किया. क्या बोल रहे हो बेटा? Sir, I am new
आज ही फाइन, फिर बात ये है तो भी आप कॉमन सेंस के अनुसार बताओ आप क्या करोगे इसका। आपको रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग से पता ही चल गया। रैंडम का मतलब क्या होता है, आप रैंडमली चूज करो। नॉन रैंडम का मतलब क्या होता है, आप खुद एक चूज करो। तो आप लोगों को खाली इतना ही बता दो, रैंडमली चूज करोगे या नॉन रैंडमली चूज करोगे। रैंडम रैंडमली करोगे। चलो ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वाहिनी हैज रेज्ड हर हैंड। वाहिनी, गो फॉर द आंसर प्लीज। So we can go for quota sampling again. Why? So because here means there will be so many students, like we can select out of them ना, कि हमने अलग अलग कोटा बना लिया for different class wise और age group wise we can differentiate them कि 5 to 6 years के age वाला एक तरफ या फिर 9 to 10 की age वाला एक तरफ, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम उसका टेस्ट पता कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या पॉपुलैरिटी है नूडल्स की ऑल ओवर द टाउन। Well done, Vahini. So you are correct in this that we need to go with the quota sampling. Why? Because of different age groups, different tests होंगे, different schools पे। तो हम पहले schools को divide करेंगे, फिर उसके अंदर जाके quota sampling करेंगे कि 5 to 9 years का एज ये कर रहा है, 9 to 12 years का एज का ग्रुप ये कह रहा है, और 12 to 15 years का एज ग्रुप ये कह रहा है। तो ऐसे करके कोटा डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे को जो रिजल्ट मिले, जो सैम्पलिंग मेथड में जो रिजल्ट मिले, वो कहीं ना कहीं पूरे एरिया को बाइफरकेट करके प्रॉपर्ली एनालाइज करके इंटरप्रेट कर रहा हो हमारे पास जो भी रिजल्ट आ रहा हो, सो दैट व्हेन वी प्रोवाइड द रिजल्ट पीपल लुक इनटू इट एंड पीपल कैन गेट द प्रॉपर कंक्लूजन आउट ऑफ इट। ओके, तो देखते हैं आंसर क्या। इन ऑर्डर टू सेलेक्ट अ सैंपल फॉर द सर्वे टू बी कंडक्टेड फॉर असेसिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ नूडल्स, quota sampling method can be used. Under this method, the entire population would be divided into different groups according to various characteristics such as the school to which the students belong, age group, etc. The required sample would then be selected from different groups. For example, suppose the sample is to collected from 100 children from 10 schools. 100 children, that school में से sample collect करना है. The investigator can further decide that out of these 100 children, 40% would be in the age group 5 to 10 and 60% in age group 10 to 15. The selection of the required sample for the interview within the quota would then be at the discretion of the investigator. Investigator के discretion के ऊपर लिखा छोड़ा हुआ है कि required sample को जो selection होगा वो किस बेस पे होगा। अब यहाँ पर अगर आप सपोज करो आप आंसर लिख रहे हो तो आप ये जो एज ग्रुप है उसको अलग से भी बना सकते हो। 5 to 8, 9, 10 और 9 to 12 एंड 13 to 15 का एज ग्रुप भी डिवाइड कर सकते हो। कैसे? 30 और 40 के अंदर या 40, 30 और 30 के अंदर। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, बट वो आंसर राइट होगा। डोंट थिंक वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देखो बेटा, इसके बाद और भी 2-3 क्वेश्चन है, बट ये मैं आपको भेज दूंगा इसके ऊपर। आपकी क्या बोलते हैं इसको अभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, क्योंकि कल आपकी छुट्टी है, परसों भी आपकी छुट्टी है, तो आपको मैं तीनों एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन आंसर, इसके क्वेश्चन आंसर और टीआरएन के दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेकंड और थर्ड, जो कि एक्चुअली मिला के एक ही चैप्टर होता है, वो मैं भेज दूंगा। अपने नोट्स बना लीजिएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोस्टली अभी वाहिनी ने, मनीष ने और इन लोगों ने अपने नोट्स बना लिए हैं। आज जानवी आके गई थी स्कूल, तो जानवी मिल के गई मेरे से, तो उसने तो अपने नोट्स पूरे प्रिपेयर कर लिए। इनफैक्ट 2-3 चैप्टर के घर पे वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रही थी बिकॉज वो गाँव में थी। मोस्ट प्रोबेबली वो आप क्लास अटेंड कर पाएगी। तो आप लोगों ने नोट्स बना लिए, उससे भी नोट्स बना लिया। आई बिलीव ऑल दोस न्यू स्टूडेंट हु आर सिटिंग, आप भी अपने नोट्स बनाइए एंड ये नोट्स को भी आप लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो, ठीक है। बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं इनके नोट्स। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्लास ओवर होते ही क्लास 11 कॉमर्स और क्लास 11 आर्ट्स में के ग्रुप के अंदर मैं एक लिंक शेयर करूंगा गूगल फॉर्म का, ठीक है। आपको पता चले कि कैसे डेटा के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और वो कैसे आंसर किया जाता है। तो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो गूगल फॉर्म खुल जाएगा। वहां पर आपसे ईमेल एड्रेस और जो भी मांगेगा वो आपको डालना है और हर क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट इट इज ऑल अबाउट, इट इज अ फीडबैक फॉर्म, ठीक है। एक फीडबैक फॉर्म है। एंड प्लीज आप लोग बेहिचक अपना आंसर अपने तरीके से दीजिए कि आपको क्या लगता है, जैसा क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन दिए गए उसका आंसर, और लास्ट में जो एडवाइस पूछा गया वो एडवाइस आप दे दीजिए, ताकि वो पूरा का पूरा फॉर्म जो कलेक्ट करके मेरे पास आए तो मुझे पता चले कि हाउ एम आई गोइंग विद यू पीपल, कैसी क्लास चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड उसको फिर हम लोग स्टडी करें। तो वैसे ही
आपको भी फॉर्म्स बनाने पड़ सकते हैं, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म हो चाहे गूगल फॉर्म हो। अभी जो मैं आपको भेज रहा हूँ गूगल फॉर्म है, क्योंकि हम लोग मिल नहीं सकते तो हम एक लिंक बनाया है मैंने गूगल फॉर्म के थ्रू, मैं आपको भेज दूंगा, आप उस पर क्लिक करिए, वहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाए उसको फिल करिए और सबमिट कर दीजिए, ताकि मेरे पास वो आंसर आ जाए और फिर मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे सेटिस्फाइड है, कितने बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। एंड बेहिचक डालिए, आपको पता है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, whatever your answer will be, it is invited. I want कि critically आप acclaim करें, आप बस because I am going to see my result, आप बस सारी चीज को हाँ हाँ या strongly agree करके ना भेजें। ट्राई कि आप critically properly जिस लेवल पे आप satisfied है उस लेवल के आंसर दें मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे और कितना इम्प्रूव करना है। एंड आपको भी पता चल जाए कि कैसे गूगल फॉर्म के ऊपर हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, नंबर 1, और कैसे अगर रियल लाइफ में डेटा कलेक्ट करना होगा तो किस टाइप के क्वेश्चन है प्रिपेयर करके हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? दैट विल बी अ फीडबैक फॉर्म। ये क्लास ओवर होती है, मैं क्लास 11 कॉमर्स और 11 आर्ट्स में डाल दूंगा, आप उसको क्लिक करिए, ज्वाइन करिए, वहां पर उसके आंसर डाल के मुझे भेज दीजिए। थैंक यू एवरीवन, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू ऑल, लेट अस मीट अगेन ऑन फ्राइडे। फॉर नाउ, हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल, एंजॉय योर डे। जय श्री कृष्ण।